IBN 7 हौसला है। नमस्कार। मोदी लहर पर सवार होकर आखिरकार बीजेपी ने झारखंड में बहुमत का जादुई आंकड़ा छू ही लिया। झारखंड के गठन के 14 साल में पहली बार राज्य में किसी पार्टी की सरकार बहुमत से बनने वाली है। जहां बीजेपी के लिए यह बड़े जश्न का वक्त है, वहीं कांग्रेस की हालत वहां पहले से कहीं ज्यादा खराब है। जी हां, जबकि अगर हम सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो पिछली बार से ज्यादा सीटें उन्हें हासिल हुई हैं, वहीं दूसरी पार्टियों को नुकसान हुआ है। बीजेपी के लिए जश्न मनाने के मौके खत्म ही नहीं हो रहे हैं। महीना दर महीना उसकी खुशियों में इजाफा होता जा रहा है। रांची से लेकर दिल्ली तक मिठाई बंटने का सिलसिला जारी है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दूसरे राज्यों के बीजेपी मुख्यालय में भी जश्न का माहौल है, इस उम्मीद में कि उनके अच्छे दिन भी आने वाले हैं। मोदी लहर के रथ पर सवार होकर बीजेपी ने झारखंड में भी जीत का परचम लहरा दिया है। राज्य बनने के 14 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक पार्टी या गठबंधन को इतनी ज्यादा सीटें अकेले मिली हैं। झारखंड में बीजेपी सरकार बनाने के करीब है। देश को विकास चाहिए और विकास के लिए मोदी जी का नेतृत्व चाहिए और इसलिए देश का जनादेश बरकरार है। जो लोकसभा से सिलसिला शुरू हुआ, झारखंड में हम मजबूत बहुमत की सरकार बनाएंगे। मैं दूर क्यों न खड़ा हूं, आपकी तकलीफ मुझे तुरंत समझ आती है। बीजेपी इस जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर बांधते नहीं थक रही है। मोदी ने झारखंड में अपने तमाम व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद एक के बाद एक कई रैलियां की। रैलियों में भीड़ भी जुटी। और दिसंबर में भी आऊंगा। वैसे भी जनता ने नक्सली हमलों के तमाम खतरों के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया था। 2009 की तुलना में इस बार 9.5% मतदान बढ़ा। कुल 66.47% मतदान हुआ। मतदाताओं में बड़ी संख्या युवा वोटर्स की थी। जाहिर है ये बड़े फैसले के संकेत थे। तो बड़े फैसले की सांधी में सत्ताधारी जेएमएम पर जनता ने फिर से भरोसा नहीं किया। साथ ही कांग्रेस की हालत और पतली कर दी। बड़े नुकसान के साथ कांग्रेस झारखंड में भी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पास इस करारी हार का कोई जवाब भी नहीं था। दोनों राज्य हार गए क्या? दोनों राज्यों में हार गए राहुल भले न जवाब दे, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि उसने झारखंड में सहयोगी चुनने में गलती कर दी। We were not expecting such a low tally as far as Jharkhand is concerned, and now I think, this is my personal view, had we gone for a right alliance, we would have formed the government again. बहरहाल ये दिन भी बीजेपी के ही नाम रहा। अब उसके सामने मुख्यमंत्री पद को लेकर नई चुनौती है। जाहिर है अगर जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के सिर बंधेगा तो मुख्यमंत्री पद में किसी एक नाम को चुनने में भी उनकी अहम भूमिका हो सकती है। फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी किसी आदिवासी नाम को ही राज्य में मुख्यमंत्री का पद देगी। वैसे सूत्रों की माने तो फिलहाल 3 नाम आगे चल रहे हैं। इसमें पहले नंबर पर हैं राज्य बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रघुवर। वो जब सूबे के उप मुख्यमंत्री थे तो उनकी प्रशासनिक क्षमता की जमकर तारीफ हुई थी। This is the call parliamentary board will take. Let the final result come. We have a system. Yes, it is a matter of assurance that in all likelihood, a first time, a clear one-party stable government will come about. वैसे सूत्रों की माने तो झारखंड में बीजेपी खुद को 54 सीटों तक पहुंचती देख रही थी, लेकिन उसे ये सफलता हासिल नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ, इस पर सियासी पंडितों में मंथन जारी है। क्या इसमें धर्मांतरण मुद्दे की कोई भूमिका है, सवाल ये भी उठ रहे हैं। फिलहाल तो झारखंड की जनता ने इतना तय कर दिया है कि वो अब और अस्थायी सरकारें बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस राज्य में 14 साल में 9 मुख्यमंत्री बने हो, अब उस राज्य को कम से कम एक स्थायी सरकार मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो कुल मिलाकर ये साल बीजेपी के लिए शुरुआत से लेकर अंत तक शुभ ही साबित हुआ है। जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इन चुनावी नतीजों पर खुशी जाहिर की है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि झारखंड में हम एक अच्छी सरकार देंगे। जो हमारा वादा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही झारखंड का विकास कर सकती है। मैं झारखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो वादे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खरे उतरेंगे। देखिए, घुमा फिराकर आप लोग एक ही बात पूछना चाहते हैं। मेरा जवाब बहुत स्पष्ट है। सारे ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी के खुले हैं। सारे ऑप्शन का मतलब होता है सभी तरह के ऑप्शन हमारे लिए खुले हैं। मैं हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिल से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी सरकार के 6 महीने का काम और मोदी जी के प्रति लोगों का अपार प्यार और श्रद्धा, इसका इस भारतीय जनता पार्टी की जीत में बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी ने दोनों राज्यों में हमारे कैंपेन को लीड भी किया और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलताएं मिली हैं। तो अमित शाह को आपने अभी सुना, बहुत सारी बातें उस संकेतों में कह गए। 15 साल बाद झारखंड में पूर्ण बहुमत के करीब पहुंची कोई पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी के इस जीत के मायने क्या है, झारखंड का जनादेश क्या कहता है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से हमारे साथ है बीजेपी के नेता विनय सहस्त्रबुद्धे, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार और जेडीयू सांसद हरिवंश हमारे साथ हैं। स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संदीप शास्त्री। सबसे पहले हरिवंश जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, एक तरह से ये खतरे की घंटी है बिहार के लिए भी। एक तथ्य मैं करेक्ट कर दूं, कुछ देर पहले तक जो स्थिति बीजेपी की मैंने देखी थी 41 सीटों की थी जी। आप याद रखें इन 41 सीटों में अब 42, इस समय लीड जो है 42 चुनाव, इसमें आजसू से मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा था। आजसू की भी सीटें शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप आजसू हटा दें तो अपने बूते बीजेपी पूर्ण बहुमत की स्थिति में आज भी नहीं है और शुरू से झारखंड में यही स्थिति रही है। ठीक है, आपको अभी रोक रहा हूं, सीधे चल रहे पल्लवी के बाद श्रीनगर, उनके साथ उमर अब्दुल्ला है इस वक्त। जी पल्लवी। आई एम डूइंग दैट टुनाइट, बस दैट्स इट। 8:30 मेरे साथ इस बार हैं अभी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। उमर जी, मुस्कुराहट है, मतलब कोई दुख नहीं है कि बिल्कुल नहीं, कोई दुख नहीं। लेकिन क्या आपको उम्मीद थी कि इससे अच्छा करेंगे? लेकिन अगर जितनी ओपिनियन पोल्स की बात करें, उनके आंकड़े बहुत कम दे रहे थे, वैसे में खुशी है? मैं शुरू से ही 12 और 15 के बीच में सोच रहा था। आए हमारे 15 और 2 आजाद उम्मीदवार। मैंने हमेशा यही सोचा था कि अगर हम हारें और इज्जत से हारें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा उसमें। उमर, आप गांधरबल से नहीं लड़े, लोग कह रहे थे कि शायद इसलिए क्योंकि आपको डर था आप वहां से हार जाओगे, लेकिन इत्तेफाक ये है कि गांधरबल से नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही उम्मीदवार जीता है। क्या आपको लगता है कि आपको वहां से लड़ना चाहिए था? मैं वहां से लड़ना नहीं चाहता था। ऐसा क्यों? मैं नहीं लड़ना चाहता था। बहुत से कारण हैं, कभी बैठ के विस्तार से इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं गांधरबल से लड़ना नहीं चाहता था। मुझे डर नहीं था हारने का। मैं अपनी जगह जानता था कि जितने मैंने काम किए थे गांधरबल में, ये सीट तो हमने जीतनी ही जीतनी थी, लेकिन मैं खुद गांधरबल से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैंने 3 साल पहले ये फैसला किया था। मुझे याद है आप बार बार ये बात कहते थे कि अभी क्योंकि बाढ़ हुआ है इसलिए चुनाव अभी नहीं होना चाहिए, और शायद बहुत लोग ये भी कह रहे थे आप इसलिए चुनाव नहीं चाह रहे थे क्योंकि आपको पता था कि ऐसे वक्त में अगर चुनाव हो तो शायद हार तो आपकी पक्की होनी है। लेकिन आपको खुद क्या लगता है, क्या वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार सत्ता में नहीं आ पाई? बहुत से वजह हैं। मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग कारण हो सकते हैं। जम्मू में अलग सियासत, कश्मीर में अलग सियासत, कहीं पे कैंडिडेट्स की कमजोरी रही, कहीं पे हमारे मुखालफों ने जितना पैसा खर्च किया उसका हम मुकाबला कर नहीं सकते थे। कहीं पे उनमें निकाल रहे, अपनी क्या कमी थी? कहीं पे हमारी खामियां, हमारी कमजोरियां रहीं।
कोई एक कारण नहीं है। क्या आपको लगता है ये जो आउटसाइडर का टैग आपको इन 6 सालों में मिलता था, ये अलग-अलग इश्यू पे वो तो कहानी वो रही नहीं। मैं 17 सीटें इन सब हालात के बावजूद मैं 17 एमएलए लेके वापस आया हूं। अब कौन आउटसाइडर की बात करेगा? मैं जानती हूँ कि आप बार बार ये बात कहते हैं कि ट्वीट पे हमें ज्यादा वो जोर नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी एक साथ आ सकते हैं? मैं किसी का नंबर नहीं मिला रहा हूँ, कहीं से नंबर मिलाया नहीं जा रहा है। मिलाया जाए, मैं बात कर लूंगा, बात करने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा अगर कि हम 6 साल अब विपक्ष में बैठे। किसी और को मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस, बीजेपी, पीडीपी तीनों पार्टियों ने मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की इतनी मुखालफत की इस इलेक्शन में, जिम्मेदारी उनकी बनती है। वो आए और हुकूमत बनाए और दिखाएं कि अगर बीजेपी बोले कि मैं आपके साथ सरकार बनाना चाहता हूं, क्या आप ना बोलेंगे? अभी तक इस तरह की कोई बात आई नहीं और मेरा इकलौता हाँ या ना कहने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, अगर आपको अध्यक्ष हूँ, लेकिन अपने साथियों से बात करूंगा। मेरी जाती राय क्या होगी वो मैं अपने साथियों को बताऊं। वो मैं आपको कहाँ बताऊंगा, वो पहले अपने साथियों को बताऊं। अगर मैं पीडीपी की बात करूं, पीडीपी ने अपने कैंपेन और प्रचार के दौरान अक्सर नरेंद्र मोदी पे भी हमला किया या बीजेपी पे हमला किया, लेकिन अब बात चल रही है दोनों तरफ से, खासतौर पे पीडीपी की तरफ से, कि वो अनटचेबल नहीं है क्योंकि उनको एक मैंडेट मिला है, तो इसलिए हम बीजेपी का साथ देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, बीजेपी और पीडीपी की। देखें क्या होता है। मैं जैसे मैंने आपसे कहा, मैं बेचैन नहीं हूं दोबारा इस कुर्सी पर बैठने के लिए। अभी मैं 6 साल आराम से काट सकता हूं, ऑपोजिशन का रोल अदा करूंगा, बीरवा का एमएलए बन के रहूंगा। इन लोगों की जिम्मेदारी है ये साबित करें कि ये मुझसे बेहतर काम कर सकते हैं। आपने पहले भी ये कहा था, मुझे भी कहा था कि उम्र आपके साइड में है, तो क्या आप ये अंदेशा दे रहे हैं या इंडिकेशन दे रहे हैं या ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद थोड़ा जल्दबाजी में है क्योंकि उनके पास वक्त शायद उतना नहीं है और एज उनके साथ नहीं है और इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है? ये सवाल मुफ्ती साहब के लिए है। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि मेरे पास वक्त है। जब अगली बार इस तरह असेंबली के इलेक्शन होंगे, मेरी उम्र 50 साल की होगी, मेरे पास वक्त ही वक्त है। मैं तो 6 साल आराम से काट सकता हूँ। मैं कहता हूँ 6 साल क्या, मैं 12 साल इंतजार कर सकता हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है और मैं जल्दी में आके कोई इस तरह का फैसला नहीं करूंगा। शायद अभी बीजेपी के साथ हाथ मिलाना जो है वो जल्दबाजी में फैसला होगा। देखते हैं, पीडीपी के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, पीडीपी के लिए शायद मजबूरी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वो जल्दबाजी होगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये इकलौता मेरा फैसला हो नहीं सकता। अगर इस तरह की कोई बात चली, मैं अपने साथियों से बात कर लूंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं विलायत जाके अपने माँ बाप को मिलूंगा। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस के साथ आप लोगों का जो रिश्ता रहा है काफी खटास रहा है। गुलाम नबी आजाद के बयान अगर देखें या बाकी कांग्रेस नेताओं की बातचीत अगर आप करें, उनकी बात करें, क्या अब आप जब ये चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट्स भी आ गए, क्या आपको थोड़ा सा इस बात का दुख है कि लास्ट मोमेंट में, एंड मोमेंट में वो लोग अपॉर्चुनिटीज दिखा के कांग्रेस ने आपका साथ छोड़ा? उनकी अपनी मजबूरी थी। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि आजाद साहब की मजबूरी क्या थी, क्योंकि पहले 2 चरण जो रहे इलेक्शन के, मैंने आज़ाद साहब के बारे में कुछ नहीं कहा, उनका नाम तक नहीं लिया। मैंने कांग्रेस के बारे में बात ज़रूर की, मैंने एक आध बार उनके कुछ पॉलिसीज़ के बारे में बात की, लेकिन ज़ाती तौर आज़ाद साहब के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। उल्टा तीसरा फेज़ जब शुरू हुआ तो आज़ाद साहब ने न सिर्फ मुझे निशाना बनाया, बल्कि मेरे बाप और दादा को तक नहीं छोड़ा। अब इसमें आज़ाद साहब की क्या मजबूरी थी वो खुद ही बता सकते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन कांग्रेस का आंकड़ा पहले उतना खराब नहीं रहा। क्या आपको लगता है कांग्रेस को इस बात का फायदा मिला है क्योंकि उन्होंने एन मौके पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ छोड़ा? नहीं, कांग्रेस ने कुछ अच्छे उम्मीदवार खड़े किए। जहां उनको फायदा हुआ है वहां उनके उम्मीदवार ठीक ठाक रहे और चिनाब वादी से उनको 2-3 सीटें मिली हैं। वहां पे आज़ाद साहब ने मतलब कोई गांव नहीं छोड़ा जहां पे उसने वोट नहीं मांगे होंगे। मेरी मुखालफत करने का उनको शायद इतना फायदा मिला नहीं। अगर इतना फायदा मिला होता तो आज मेरी सीटें उनसे कम होती, ज्यादा नहीं। जाते जाते 2 सवाल। एक, राहुल गांधी से आपकी दोस्ती का सवाल, वो एक फैक्टर रहेगा, वो दोस्ती बरकरार रहेगी? सियासत और दोस्ती दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोस्ती बनाना जो है वो किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बनती है, दोनों की बनती है। और आखिर में लोग कहते हैं कि ये एक तरह से शायद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का पॉलिटिकल संन्यास शुरू हुआ है। अब बीजेपी आ गई है, नरेंद्र मोदी का करिश्मा चल गया, जादू चल गया, इसलिए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस अगले चुनाव में पता नहीं उतना अच्छा कर पाएगी कि नहीं।
क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप तो इस चुनाव में भी हमें नंबर नहीं दे रहे थे। आप लोग तो इस चुनाव में भी हमें 10 सीट देने के लिए तैयार नहीं थे। 5 या 8 के आसपास आपने हमारी गाड़ी रोक दी। हमने तो घसीट के उस गाड़ी को 17 तक पहुंचा दिया। अभी कोई संन्यास लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अगर आज मैं अपनी दोनों सीटों को हार के और शायद 4 या 5 MLAs लेके यहाँ आज आपसे बात कर रहा होता तो मैं कहता कि शायद वक्त आ गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं तो कम से कम उमर अब्दुल्ला को अब सियासत से संन्यास लेना चाहिए। लेकिन लोगों ने दोबारा जो मुझे एक विटामिन का डोज दिया है, मैं अब संन्यास लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच। आईबल सैन से बात करने के लिए बहुत बहुत। पल्लवी, बहुत दिलचस्प रहा ये बातचीत जो आपने अभी अभी की। बहुत अहम बातें कही हैं। उम्र की बात कर रहे थे कि उम्र मेरी तरफ है उमर अब्दुल्ला, लेकिन वास्तव में वो जो कह रहे थे वो कहीं ना कहीं ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि पीडीपी अगर आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के साथ जाती है, बीजेपी के साथ जाती है, तो वो अपना नुकसान करेगी। मैं ये नहीं करूंगा, मैं किसी भी हालत में बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहता हूं, इस तरह की कोई बात कहते हुए नजर आए। पल्लवी, इस वक्त आपको वहां पर जानकारी क्या मिल रही है? वहां पर पीडीपी के अंदर सोच क्या चल रही है? देखिए, पीडीपी में भी एक मतभेद है, लेकिन मैंने मुजफ्फर बेग से आज दिन में जब बात की थी, जब ये तब तक तय हो गया था कि त्रिशंकु विधानसभा होगा, तब तक उन्होंने साफ ये कह दिया था कि ये एक बात गलत है कहना कि बीजेपी अनटचेबल पार्टी है, क्योंकि बीजेपी को एक मैंडेट भी मिला है, जम्मू एंड कश्मीर में भी मैंडेट मिला है, और ऐसे में बीजेपी का अगर हाथ थामे तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन पीडीपी के भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अब बयान भी देना कर रहे हैं धीरे धीरे। उनका कहना है ये है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस के बीच अगर हम चुनाव लें तो कांग्रेस का साथ थामना चाहिए, तो बीजेपी का नहीं। लेकिन मुजफ्फर बेग के बयान को मैं इसलिए तवज्जो दूंगी क्योंकि उनको मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती के बहुत करीब माना जाता है। बस थोड़ी देर में हम उम्मीद रख रहे हैं कि पीडीपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी विधान, और वहां पे यह अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी तक पीडीपी पूरी कोशिश करेगी, जैसा कि उमार भी बता रहे हैं, कि कहीं ना कहीं वो सरकार यहाँ पे बना पाए। आखिर 9 साल बाद उनको ये मौका मिलेगा कि जम्मू एंड कश्मीर में उनको कुर्सी में बैठने का मौका मिलेगा। जाहिर सी बात। और इसी तरह की सोच कहीं ना कहीं बीजेपी भी रख रही है, क्योंकि मेहनत रंग लाई है। और जिस तरीके से आज अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दी थी कि पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है, उनकी जितनी भी नीतियां हैं उसको जाता है, तो कहीं ना कहीं वहां भी उम्मीद एक तरीके से बीजेपी बांध कर चल रही है। लेकिन किस तरीके का जोड़ तोड़ होगा और कहां से नंबर्स कलेक्ट किए जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्योंकि पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए पहल वहीं से होगी। विनय सहस्त्रबुद्धे बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सोच इस वक्त, अगर हम घाटी की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो उसको लेकर क्या चल रही है? किस तरीके से, अगर आप चाहते हैं, जाहिर सी बात है बननी चाहिए बीजेपी की सरकार, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद ये सपना सच होता है, कैसे होगा? देखिए, मुझे लगता है कि एक बात बिल्कुल जाहिर सी है कि भारतीय जनता पार्टी को अवॉइड करते हुए, उसको समाविष्ट न करने की नीति अपनाते हुए, कांग्रेस या कोई अन्य दल का हाथ थामते हुए कोई भी आज जो विपक्ष जो विकल्प के रूप में सामने आ रहे हैं, वो कोई भी जम्मू और कश्मीर की जनता को एक स्थिर और विकासशील सरकार नहीं दे सकते। और इसलिए स्थिरता के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के लिए जम्मू और कश्मीर की आवश्यकता है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के समावेश की सरकार बनाने की कोशिश करे। और मैं मानता हूं कि आखिरकार यही होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में बनेगी, और जिसके कारण देश के इतिहास में विनय जी, आप एक बात तो मानते हैं कि अब तय करना है पीडीपी को। अभी तक के जो रुझान है, यही अगर होल्ड करते हैं तो पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी होगी 28 सीटों के साथ। बीजेपी को सिर्फ इन 3 सीटों के फर्क के कारण संतोष करना होगा और इंतजार भी करना होगा कि पीडीपी फैसला करे कि वो कांग्रेस के साथ जाना चाहती है या फिर आपके साथ जाना चाहती है। देखिए, फैसला तो हर किसी दल ने अपने अपने करने होते हैं, इसलिए फैसला तो उन्होंने करना है, बिल्कुल सही है। मैं केवल एक राजनीतिक वास्तविकता को उजागर कर रहा हूं। बिल्कुल विनय जी, महबूबा मुफ्ती ने आपसे थोड़ी देर पहले जो महत्वपूर्ण बातें कही है वो सुना दे। मैं आपके पास लौट रहा हूं, रागिनी भी हमारे साथ है, उनके पास भी आएंगे। पहले महबूबा मुफ्ती। में हमारी 16 सीटें थी और बच्चों की उस वक्त जो अगेन एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया था। और आज भी जो है बहुत एनसी एंड कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने वोट दिया और हम एक बड़ी पार्टी बन के उभर आए हैं।
सो वी आर गोइंग टू डेलिब्रेट एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज की क्या फॉर्मेशन हो सकती है जिसमें लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस मीट करें, एंड एट द सेम टाइम जो हमारा एजेंडा है, हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस आगे चलाने का, हमारा गुड गवर्नेंस का, तो सो विल टेक आवर टाइम, वी आर नॉट इन अ हरी। थैंक यू सो मच। दिनेश जी, एक बार वापस आपके पास लौटते हैं। ये जो जनादेश है एनसी के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है। पीडीपी लगातार संकेत भेज रही है कि बीजेपी के साथ जाना चाहती है। ये बातचीत जारी है इस वक्त? आप कंफर्म कर सकते हैं? हमारे सोर्सेज बीजेपी के अंदर और पीडीपी के अंदर कह रहे हैं कि हां, इस वक्त ये बातचीत हो रही है। आप कंफर्म कर सकते हैं इसको? नहीं, मैं केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है उसको ही दोहराऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख सारे विकल्प खुले हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तो हम तो इसका अर्थ ये लगाएंगे कि सारे विकल्प खुले हैं, मतलब आप बीडीपी के साथ जा सकते हैं। उसकी प्रक्रिया क्या होगी? विकल्प खुले हैं, इसका जो भी आप मतलब निकालना चाहे जरूर निकाले। भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख मौजूदा राजनीतिक स्थिति में जम्मू कश्मीर में सारे विकल्प खुले हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जी विनय, आकाश, इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बिना वहां पर स्थिर सरकार नहीं बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के विकल्प खुले हैं। यानी हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत चल रही होगी। विकास का नारा देश के लिए दिया है, उसका परिणाम है। बहुत बड़ी जीत है। जिस तरह से कश्मीर से लेकर झारखंड तक कमल ही कमल दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में भी बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के भौगोलिक और सामाजिक विस्तार में मील का पत्थर साबित हो रहा है। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, और अब झारखंड की और जम्मू कश्मीर की बारी है। जम्मू कश्मीर में एक ऐतिहासिक परिवर्तन होने जा रहा है। झारखंड और जम्मू कश्मीर के सारे रुझान आपके सामने हैं। स्क्रीन पर अगर आप सबसे नीचे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कैसे जम्मू कश्मीर में इस वक्त सबकी सांसें अटकी हुई हैं कि आखिरकार सरकार कौन से दो दल खासतौर पर मिलकर बनाएंगे। और झारखंड में अब चूंकि बीजेपी बिल्कुल साफ अपने दम पर बीजेपी गठबंधन सरकार बनाते हुए नजर आ रहा है, वहां पर बड़ा सवाल यह है कि वहां मुख्यमंत्री कौन होगा, उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए चलते हैं रागिनी नायक के पास। रागिनी, जम्मू कश्मीर में इस वक्त ये लग रहा है कि पीडीपी की पहली चॉइस कांग्रेस ना होकर बीजेपी है। आपको कहीं ना कहीं इससे झटका लगा है? देखिए, आश्चर्य की तो कोई बात ऐसी लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो एनसीपी को भी कहती रही कि ये नेचुरली करप्ट पार्टी है। उसके बाद महाराष्ट्र में क्या हुआ हमने देखा। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की अपनी हर चुनावी रैली में ये बात कही कि मैं बाप बेटे और बाप बेटी की पार्टियों से आपको निजात दिलाना चाहता हूं, और अब यहां पर भी हाथ मिलाते हुए से नजर आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे विरोधाभास से परिपूर्ण उदाहरण भारतीय जनता पार्टी देती रही है अपने राजनीतिक इतिहास में, तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात होगी नहीं। और आपने ये बात भी सही कही कि कहीं ना कहीं गेंद जो है वो पीडीपी के पाले में ही है। तो आप देखते हैं कि पीडीपी भी क्या इसमें निर्णय लेती है कि गलियाने के बाद और इतनी खिलाफत के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहें तो इसके बाद कांग्रेस अपनी बातों को और ज्यादा स्पष्ट करेगी। लेकिन मैं एक बात और यहां पर जोड़ना चाहूंगी बहुत जल्दी से कि आप केवल इसको एक ही दृष्टि से इस नतीजे को ना देखें। ये बात मैं जरूर स्वीकारती हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए खासतौर से झारखंड में नतीजे दुखद रहे हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी जब चुनावी दंगल में उतरती है तो इसी लक्ष्य के साथ उतरती है कि अपने पुराने परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे। जम्मू कश्मीर में लगभग वैसा ही रहा, लेकिन झारखंड में हम कर नहीं पाए। लेकिन आप ये भी देखिए कि जो मोदी सुनामी और आंधी की बात थी वो लोकसभा चुनाव के बाद ठीक है, मैं उसके ऊपर भी आता हूं। लेकिन सबसे पहले हितेश जी, आपके बीच चाहे बीजेपी एक तरफ देखें दूसरी तरफ पीडीपी देखें, दोनों के लिए क्या अपने प्रिंसिपल्स को तोड़ने मरोड़ने की बात हो जाएगी अगर दोनों साथ आते हैं तो?
देखिए, मुझे लगता है राजनीति जब करते हैं तो जैसी रागिनी बात कर रही थी वैसे प्रिंसिपल्स आपको आकाश कहीं नहीं दिखेंगे, हम में से किसी को पत्रकारिता में वैसे सिद्धांत नहीं दिखेंगे। अगर ऐसे सिद्धांत कांग्रेस के रहे होते तो तमिल मुद्दे पर करुणानिधि की पार्टी जो राजीव गांधी के हत्यारों के लिए अलग स्वर में बात करती थी, क्या संभव था कि वो एक जगह पर आते? मगर समर्थन लिया गया। इसलिए नैतिकता और शुचिता की बात राजनीतिक दलों में और खासकर कांग्रेस को तो नहीं ही करनी चाहिए। ऐसा रागिनी जी, कांग्रेस को तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, मुझे तो ये भी बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला मुद्दा लगता है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी से उनके कृत्यों, उनकी नीतियों के बारे में पूछा जाता है तो वो कांग्रेस का उदाहरण देना ज्यादा बेहतर समझते हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी ने तो यही परिदृश्य दिखाया था ना कि वो देश में एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत करेंगे और कुछ ऐसा नया अमूलचूल परिवर्तन करेंगे राजनीति में भारत की, जो कि पहले कभी हुआ ही नहीं था। और अब पुराने उदाहरण दोहराते हैं। आप देखिए कि तमाम 25 यू टर्न की बात कांग्रेस ने की जो 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। अब आप जम्मू कश्मीर से भी संबंधित मुद्दों को देखिए। क्या पीडीपी के साथ अलायंस करते हुए धारा 370 एक प्रमुख मुद्दा रहेगी? सेपरेटिस्ट जो जम्मू कश्मीर के थे उनको नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट कह के भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ देने की भी बात की। तो ऐसे तमाम मुद्दे मैं आपको गिना सकती हूं जिनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आगे हमारे साथ प्रोफेसर संदीप शास्त्री भी है यहाँ पे। संदीप जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या ये संभव है कि विकास के एजेंडा को सबसे सामने रख के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे अग्री करके पीडीपी और बीजेपी साथ आए? क्या उसका ये मतलब हुआ कि बीजेपी अपना नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का प्लैंक छोड़ रही है? देखिए, संकेत तो साफ आ रहे हैं। आप बीजेपी लीडर्स देखिए, पीडीपी लीडर्स देखिए, हाथ मिलाने के संकेत तो साफ दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? ये केवल गणित का इशारा नहीं है, ये राजनीतिक दावपेच का केवल इशारा नहीं है। आप वहां संख्या देखिए, अगर आप पीडीपी और कांग्रेस को साथ लाएं 40 सीट हो जाते हैं, और इंडिपेंडेंट्स जो साथ हैं उनमें से 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिबेल्स हैं, उनमें से 1-2 बीजेपी के सपोर्टर्स हैं। सो उनमें से जितने पीडीपी को कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के लिए चाहिए होंगे, नहीं मिलेंगे उन्हें। सो अनिवार्य कारण से पीडीपी को अगर सरकार बनाना हो, जो आप गणित देखें तो बीजेपी के साथ जाना उनके लिए अनिवार्य है। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव फॉर देम इस परिस्थिति में। एंड मैं ये भी कहूंगा बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे क्या आप ये कह रहे हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जो जनादेश लोगों ने दिया है, उसके बाद राज्य के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि पीडीपी बीजेपी साथ आए, एक स्थायी सरकार होगी जो विकास पर ध्यान दे पाएगी? एंड दोनों यही बात कहेंगे कि जनादेश देखिए, जनादेश चाहती है कि हम दोनों साथ में आए। और अगर बीजेपी केंद्र में उनकी जो राय, सीपी सिंह, रघुवर दास और लुई मरांडी, इसमें मैं जानता हूं कि आप जेडीयू की तरफ से भी चीजें देख रहे हैं, लेकिन आप पत्रकार भी रह चुके हैं, उस तरह से भी, उस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। अगर नॉन ट्राइबल चेहरा चुना जाता है जो अच्छा प्रशासक हो, बेदाग छवि का हो, तो पार्टी के लिए वो अच्छा हो सकता है और साथ ही साथ राज्य के लिए भी अच्छा हो सकता है। दरअसल ये बहुत आसान सवाल बीजेपी के लिए नहीं है आकाश जी। आप गौर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत अविभाजित बिहार में भी झारखंड ही हुआ करता था। जब लालू प्रसाद जी सत्ता में थे और वो भारी बहुमत से जीतकर आया करते थे, तब कुल 40 में से लगभग 30 से 35 के बीच सीटें भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण बिहार से, जो अब झारखंड है, वहां से मिला करती थी। और ये सीटें मूलतः आदिवासियों के समर्थन से थी। कांग्रेस का जनाधार जब कमजोर हो गया आदिवासियों में, तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने रिप्लेस किया। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन महाराष्ट्र में ये किया, महाराष्ट्र में ये किया बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी जी ने। यहां पर करना आप कह रहे शायद इतना आसान ना हो। महाराष्ट्र और झारखंड में थोड़ा अंतर है आकाश, जो मैं बताना चाहता हूं। इस बार सिंहभूम जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और जहां आदिवासी ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे अधिक है, जहां से अर्जुन मुंडा समेत भारतीय जनता पार्टी के अनेक विधायक चुनाव हार गए हैं और वहां पार्टी का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा है। वहां जेएमएम ने अच्छा किया है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर किसी नॉन ट्राइबल को चीफ मिनिस्टर बनाती है तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अपना ट्राइबल का वोट बैंक कैसे वो। ठीक है, रागिनी नायक, जल्दी से कमेंट आपसे, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगा।
देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जो दो सबसे पहले प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जीते, हरियाणा और महाराष्ट्र, उनके मुख्यमंत्री वो लोग चुने गए जो कि आरएसएस से संबंध रखते थे, आरएसएस के प्रचारक भी थे। तो केवल ये कह देना कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी इस बात का निर्णय करेंगे, मैं इस पर मुझे लगता है कि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाएगा कि विचारधारा के स्तर पर और जो एक खास विचारधारा चल रही है इस देश में जीतने के बाद नरेंद्र मोदी जी के, उससे कितना संबंध रहेगा इन लोगों का और आरएसएस की मर्जी किसके साथ जुड़ी रहेगी। जी चलिए, हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे यहीं से इस ब्रेक के बाद।